तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं ड्रू मैकिंटायर की। तो दोस्तों ड्रू मैकिंटायर ने रिसेंटली कमेंट किया कि ट्रिपल एच के आने से बैक स्टेज में ज़्यादा तो कुछ चेंज नहीं आया। उन्होंने कहा कि हम सब काफ़ी ज़्यादा बिजी होते हैं और हमारा जो पहले से विनिंग फार्मूला चल रहा था हम वही अभी तक कर रहे हैं और हमारे पास साल में 5 दफ़ा स्टेडियम शोज़ आते हैं। मतलब हम काफ़ी ज़्यादा जो है वो बिज़नेस को ऑल अराउंड दी वर्ल्ड फिरा रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि एक चीज़ के बारे में हमें अब काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है और वो ये कि क्या हमारे कौन से दोस्त अब जो है वो शो अप करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम हमेशा इंटरेस्टेड रहते हैं ये देखने के लिए कि अब हमारा कौन सा दोस्त जो है वो शो अप करने वाला है और कब शो अप करने वाला है। और उन्होंने कहा कि जो रेसलिंग है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेहतरी हुई है। और उसके अलावा उन्होंने यहाँ पर कहा कि हम सब जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं और रेसलिंग जो है वो फिर से मतलब कूल हो गई है। मतलब उन्होंने कहा कि रेसलिंग वाइज काफ़ी ज़्यादा जो है वो माहौल अच्छा है और उसके अलावा कोई इतना ख़ास उन्होंने कोई चेंज नहीं देखा। लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ पर कहा कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव इस वक्त माहौल है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बॉब बैकलैंड की। तो दोस्तों आपको पता है कि बॉब बैकलैंड WWE के एक लेजेंड है, हॉल ऑफ फेमर है और जो लॉन्गेस्ट चैंपियनशिप की रेंज है उनमें नंबर 2 के ऊपर जो बॉब बैकलैंड है दोस्तों उनकी रेंज आती है। तो उनके बारे में एक जो है वो अजीब सी स्टोरी पता लगती है कर्ट एंगल की तरफ से। तो दोस्तों कर्ट एंगल ने यहाँ पर रिवील किया कि एक दफ़ा एक बैक से सेगमेंट चल रहा था जिसके अंदर जो बॉब बैकलैंड है दोस्तों उनकी शायद एज ज़्यादा थी, उस वजह से वो जो सेगमेंट है उसके अंदर कुछ लाइंस को भूल गए। तो उन्होंने ऑन एयर ही उसको कह दिया था, मतलब कि सीन के दौरान ही उन्होंने कह दिया था कि हम दोबारा से इसका शॉट ले लेते हैं। मतलब वो चीज़ लाइन मतलब जो ऑनलाइन जा रही थी उस वक्त लाइव जा रही थी, लेकिन उन्होंने वहाँ पर कह दिया कि हम उसको दोबारा शूट करते हैं। तो उसकी वजह से उनको जो है WWE से फायर कर दिया गया कि ये मतलब वो भूल गए थे। तो ये बड़ी ही एक अजीब सी रीज़न है कि इतने बड़े आप सुपरस्टार को, लेजेंड को इस तरह से निकाल दे। तो ये अजीब चीज़ थी, मुझे लगा आपके साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों जस्टिन रॉबर्ट्स जो को आपके पता है कि इस वक्त AEW में रिंग अनाउंसर के तौर पर काम कर रहे हैं और पास में उन्होंने WWE के साथ काफ़ी देर काम किया है। मुझे लगता है कोई 15-16 साल उन्होंने जो है वो WWE के साथ काम किया है। तो उन्होंने एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ मतलब कि विंस मैकमैन के बारे में अनाउंस की। उन्होंने कहा कि एक दफ़ा एक शो था, मतलब बिगेस्ट रॉयल रंबल की उन्होंने बात की जो कि हमें पता है कि 40 बंदों की थी। अल्बर्टो शायद उसको जीते थे बॉस्टन में। तो उन्होंने कहा कि उसके दौरान जो हमारे ये जस्टिन रॉबर्ट्स हमें पता है कि उनकी जो अनाउंसिंग स्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ है। वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो उसको खींच कर बयान करते हैं जो नाम है उनको, जिस तरह दी अंडरटेकर को वो दी अंडरटेकर ऐसे करके जो है वो नाम लेते हैं उनका। तो उन्होंने कहा कि एक दफ़ा जो इस जो इवेंट पर जो हमारे विंस मैकमैन है वो शायद UFC का कोई शो देख के आए थे। तो मतलब वहाँ पे इस तरह से अनाउंसमेंट नहीं होती। तो उन्होंने मुझे बस यहाँ पर आके कहा कि तुम जो है इस तरह से कोई भी चीज़ नहीं करोगे। मतलब उन्होंने यहाँ पर कहा कि मैं इसलिए ये चीज़ करता था कि जब मैं इस तरह से नाम लेता था किसी भी सुपरस्टार का तो जो ऑडियंस है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होती थी उसकी तरफ और उससे जो है वो काफ़ी ज़्यादा वो लोग पंप अप हो जाते थे मैच के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो विंस है उसने मुझे आगे कहा कि तुम किसी के लिए पॉप नहीं करोगे, ना जॉन सीना के लिए ना दी अंडरटेकर के लिए। मतलब वो ये कहते थे कि मुझे इस चीज़ से स्पेशल फील होता था, लेकिन ये विंस मैकमैन ने उनको मना कर दिया था। ये अजीब सी चीज़ थी, मुझे लगा ये आपके साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने कुछ हफ्तों पहले देखा था जो ड्रू मैकिंटायर का वो फायरबॉल वाला सीन हुआ था और वो सही तरह से नहीं हो पाया था। तो उसके बारे में भी ड्रू मैकिंटायर ने रिसेंटली कमेंट किया। उन्होंने कहा कि काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है कि जब आप किसी चीज़ को टेलीविज़न के ऊपर एयर करने के लिए तैयार हो और उसके बाद वो जो चीज़ है दोस्तों वो सही तरह से एग्जीक्यूट ना हो पाए। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि थिंग्स जो है वो बाज़ औक़ात इस तरह से हो जाती हैं और मैं जो है इस बिज़नेस में 20 सालों से हूँ। तो उन्होंने कहा इसलिए जब मेरे ऊपर वो फायरबॉल लगाया गया तो मैंने उस पर सिर्फ जो है अपने फेस के ऊपर हाथ रखा और ज़्यादा मैंने जो है उसके ऊपर रिएक्ट नहीं किया। मतलब ये नहीं कि मैं नीचे गिर गया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे पता लग गया था कि जो चीज़ें हैं वो ओके नहीं हैं। तो मतलब उन्होंने कहा कि उसके बाद हम दोनों ने जो है मतलब जो कैरियन क्रॉस और मैकिंटायर कहते हैं उसके बाद हम दोनों ने जो है उसको सही तरह से एग्जीक्यूट किया और उस जो मोमेंट है दोस्तों उसको ख़राब नहीं होने दिया, वरना काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ मिलता। तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ थी। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं सेथ रॉलिंस की। तो दोस्तों सेथ रॉलिंस के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि उन्होंने एरियल हिलवानी के पॉडकास्ट में आगे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो कही हैं। अब कल मैंने आपको रोमन रेंज के बारे में काफ़ी उनके साथ पॉजिटिव चीज़ें बताई थी, लेकिन उसके अलावा भी उन्होंने रोमन रेंज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कमेंट किए। यहाँ पर उन्होंने कहा कि मैंने जब रेसलमेनिया में अपना कैश इन किया था मनी इन द बैंक तब भी मुझे जो है वो इस तरह का फील नहीं हुआ कि शायद मैं नंबर 1 पर हूँ। तब भी मुझे लगता था कि शायद रोमन को ही नंबर 1 पे कंसीडर किया जाता है। उसके अलावा मैं कभी भी इतना नहीं था कि मुझे WWE कहे कि हाँ भाई इस बंदे का चेहरा हर जगह पर होना चाहिए। उन्होंने कहा
कहा कि मैं जो है वो इस वक्त रोमन एरा में ऐसा लगता है कि हम जो है सब रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं जो है सिर्फ जब रोमन को ल्यूकीमिया हुआ था तब भी मुझे लगा था कि शायद मुझे जो है वो फेस ऑफ द कंपनी रखा जा रहा है, वरना मैं जिस तरह एज जो थे वो जॉन सीना से नंबर 2 पर रहते थे, या हमारे जो रैंडी सैविज है वो हल्क होगन से नंबर 2 पर रहते थे, मैं भी इस तरह था। लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपने आप को मोटिवेट भी किया। उन्होंने कहा कि इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उससे बेहतर नहीं हूँ, या मैं वो चीज़ परफॉर्म नहीं कर सकता जो वो परफॉर्म कर सकता है, या मैं उतना ड्रॉ नहीं कर सकता जितना ड्रॉ किया जा सकता है। उन्होंने कहा लेकिन जो डिसीजंस होते हैं वो मेरे हाथ में नहीं है, इस वजह से जो है मुझे हमेशा नंबर 2 कंसीडर किया गया। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग जो है वो चीज़ रिवील की सेथ रॉलिंस ने। आज की फाइनल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों डैनियल कॉर्मियर जो कि फॉर्मर UFC हैवीवेट चैंपियन रह चुके हैं, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि सेथ रॉलिंस और रिडल के मैच को वो ऑफिशिएट करने वाले हैं। तो कल मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर वो WWE में इंटरेस्टेड है तो हो सकता है उनका एक मैच भी अनाउंस कर दिया जाए। तो दोस्तों तब मुझे इतनी डिटेल्स नहीं पता थी, लेकिन आज काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर मैंने इसके बारे में डिटेल्स जो है वो पढ़ी, और एक वीडियो क्लिप भी मैंने देखा जिसमें दोस्तों जो UFC हैवीवेट के चैंपियन जब हमारे डैनियल कॉर्मियर बनते हैं तो दोस्तों उस टाइम अरीना में ब्रॉक लेसनर भी मौजूद थे। तो यहाँ पर जो डैनियल कॉर्मियर है दोस्तों उन्होंने सीधा सीधा जो ब्रॉक लेसनर है उनको यहाँ पर बुला लिया था, और यहाँ पर जो हमारे ब्रॉक लेसनर है दोस्तों वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने सबसे पहले ही डैनियल कॉर्मियर को यहाँ पे धक्का दे दिया था। और इनके दरमियान जो ये 2018 की बात है तो इनके दरमियान ये एक कन्फ्रंटेशन हमें देखने को मिला था, लेकिन हमें कभी कोई ऑफिशियल मैच इनके दरमियान UFC में देखने को नहीं मिला। लेकिन जो हमारे ब्रॉक लेसनर है वो इनसे मैच करना चाहते हैं क्योंकि डैनियल कॉर्मियर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं WWE के लिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक काफ़ी अच्छी बिल्ड की जा सकती है। अगर WWE ब्रॉक लेसनर के बारे में सोच रही है तो मुझे नहीं लगता कि डैनियल कॉर्मियर से इस वक्त कोई बेहतर इनके पास ऑप्शन है, क्योंकि पास्ट में दोनों की अनबन रह चुकी है, राइवलरी रह चुकी है। तो मुझे लगता है कि इस राइवलरी को स्टार्ट करने के लिए काफ़ी जो है वो इजी ये चीज़ होगी और कोई इतनी खास मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी WWE को। और ऊपर से ये दोस्तों UFC से आ चुके हैं, इनका बैकग्राउंड, तो दोस्तों ये मैच काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा और ये ब्लॉकबस्टर हो सकता है। रेटिंग वाइज काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा अगर इसकी स्टोरी लाइन को रेगुलरली दिखाया जाता है टीवी पे, तो इससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होगा WWE का। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर हम पॉइंट आउट कर सकते हैं कि अगर ये मैच होता है दोस्तों तो हमने पास में देखा था कि UFC से जो केन वेलास्केस है वो भी आए थे, ब्रॉक लेसनर के साथ ही उनका भी मैच था, लेकिन हमने देखा था कि वो मैच कितना ज़्यादा वाहियात मुझे तो लगा था। बहरहाल वो 2 या 3 मिनट का मैच था और केन वेलास्केस को बिल्कुल डिस्ट्रॉय ही कर दिया था लेसनर ने, और वो जो केन वेलास्केस है मुझे वो इतने कोई खास लगे भी नहीं थे रिंग में। तो अब डैनियल कॉर्मियर का मुझे नहीं पता कि ये किस तरह के मतलब के एथलीट हैं, क्योंकि मैं UFC इतनी फॉलो नहीं करता, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छा मैच होगा। तो वैसे इस वक्त जो एज है डैनियल कॉर्मियर की वो 41 ईयर्स है, तो पता नहीं अब इस एज में वो डिलीवर कर पाते हैं, और WWE में पहली दफ़ा उनका मैच होता है तो पता नहीं वो डिलीवर कर पाते हैं कि नहीं। लेकिन ये मैच जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मैच हमें देखने को मिल जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।